गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। माई सेल्फ किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम सीएलसी सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट सैटेलाइट, उपग्रह। तो उपग्रह क्या होते हैं? वैसे आप जानते हैं, उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों तरफ वर्ताकार पथ में गति करते हैं या दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करते हैं। तो सामान्य अपन ऐसे बोलते हैं, किसी भी ग्रह के चारों ओर गति करने वाले आकाशीय पिंड, चाहे वस्तु हो या कोई बड़ा पिंड हो या कोई प्राकृतिक हो चाहे आपका कृत्रिम हो। तो उपग्रह दो प्रकार के वैसे आपने पढ़े हैं, एक तो होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह है। इसी प्रकार से बहुत सारे अपन जो उपग्रह पृथ्वी से सैटेलाइट को अपन लॉन्च करते हैं, जैसे आपने पढ़ा आर्यभट्ट है, भास्कर है, और भी बहुत सारे इनसेट श्रेणी के बहुत सारे उपग्रह हैं जिनको अपन भेजते हैं। ये उपग्रह मेनली दो श्रेणी के होते हैं। एक होता है भूमध्य रेखीय, जिसको अपन कहते हैं भूस्थिर उपग्रह। एक होता है आपका ध्रुवीय उपग्रह। क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर दो प्रकार की कक्षाएं होती हैं, जिसमें से एक तो कक्षा ऐसी होती है, जैसे मान लो पृथ्वी का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो अर्थ की ये जो एक्सिस, इसको अपन कहते हैं विषुवत रेखीय तल। पृथ्वी का या तो इसको बोलो भूमध्य रेखा, या इसको आप बोले विषुवत रेखीय तल, इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। तो अगर कोई कक्षा पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार से हो, यूं वेस्ट और ईस्ट से इस प्रकार से निकलती हो, भूमध्य रेखा से होकर के निकलती हो, उसको तो हम कहते हैं विषुवत रेखीय कक्षा। और जो कक्षा इसके नॉर्थ और साउथ पोल से इस प्रकार से चारों तरफ निकलती है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय कक्षा। दो पॉइंट समझना, ये तो है कौन सी? विषुवत रेखीय कक्षा, इसको बोलते हैं ध्रुवीय कक्षा। पोलर ऑर्बिट, ये आपका है इक्वेटोरियल ऑर्बिट। जो उपग्रह इसमें गति करते हैं उनको हम कहते हैं भू स्थिर उपग्रह, जो कि पृथ्वी के एक स्थान से देखने पर हमेशा स्थिर दिखाई देते हैं। और उनकी विशेषता यह है कि पृथ्वी जब एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, तो वो उपग्रह भी पृथ्वी के साथ साथ चलते हैं और 24 घंटे में ही वो अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष तो वो रेस्ट में है। यहाँ कोई प्रेक्षक उसको देख रहा तो हमेशा लगातार आपको इसी बिंदु पे दिखाई देगा। और इसकी जो हाइट होती है अप्रोक्सीमेट, ये जो हाइट बेटा होती है, ये करीब करीब आपकी 36,000 किलोमीटर हाइट होती है, जिसे अपन बाद में थोड़ी बात और करेंगे। और ये जो उपग्रह होते हैं जिनको हम कह रहे हैं ध्रुवीय उपग्रह, वो अलग प्रकार की श्रेणी के उपग्रह होते हैं। अब बेसिकली अपन यहां पहले बात करते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल, यानी किस वेग से वो गति कर रहा है। तो मान लो पृथ्वी है और मैं इसको अब किसी उपग्रह को ऐसे मान लेता हूं। ये बेसिक बात आपने अगर पढ़ ली है तो एक बार मैं यहां से इसको तो हटा दूं, कक्षाएं जो है। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई उपग्रह इस प्रकार से पृथ्वी की चारों ओर गति कर रहा है, ठीक है। तो मान लो किसी समय उपग्रह यहां था, मान लो, चलो पृथ्वी के सेंटर से इसकी दूरी स्मॉल आर मान लो, क्लियर। इस स्मॉल एम पे बल कौन सा लग रहा है? एक तो पृथ्वी का लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, जिसको मैं कह दूं Fg। यदि हम इस उपग्रह जिसका मास स्मॉल एम है, इसके साथ गति करते हुए इसको अध्ययन करते हैं, यानी इस वस्तु को अपन मान ले इसका रेफरेंस, तो हम कहते हैं कि हमारे सापेक्ष रेस्ट में, और इस कंडीशन में इस पे बाहर की तरफ लगता है एक अपकेंद्रीय बल, जिसको हम कहते हैं mv²/r। तो इस उपग्रह के साथ घूमते हुए किसी निर्देश अंतर के लिए इस m पे दो बल है, एक Fg है, ऊपर की तरफ आपका एक अपकेंद्रीय बल है, क्लियर। और ये आपस में बैलेंस है, तो अपन इनसे इसकी स्पीड है वो ज्ञात कर सकते हैं। एक बात और होती है कि अगर हम पृथ्वी पे खड़े होकर के इसको देखेंगे तो ये स्मॉल एम पृथ्वी की चारों ओर गति कर रहा है और सेंटर की तरफ इस पर एक अभिकेंद्रित त्वरण है। अभिकेंद्रित त्वरण का होना और अपकेंद्रित त्वरण का होना दो अलग अलग चीजें हैं, या बल का होना अलग चीजें हैं। यदि अपन इसके साथ गति करते हुए स्टडी करते हैं तो इस पे अंदर की तरफ Fg फोर्स है और बाहर कैसा mv²/r, और इस पे नेट फोर्स है 0। जब हम इस पे कहते हैं कि पृथ्वी पे खड़े होकर इसका अध्ययन करेंगे तो इस पे नेट फोर्स कितना है बेटा जी? Fg है। वो इसको सेंटर की तरफ वर्ताकार पथ पे गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अब जो भी हो, दोनों से निष्कर्ष एक ही निकलना है। हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं बेटे कि mv²/r इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू यहां है, देखें, G∠M⁻⁰r²। एक r से इस r को हम यहां उड़ा दें, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो v² है हमारे पास, इसको कर दें रूट। तो अब इससे सॉल्व करने पे v हमारे पास आ गया बेटे जी G∠M/r। ये इसकी है कक्षीय चाल, जिसको अपन v नोट से भी शो करते हैं। उपग्रह की चाल ये है।
जहां स्मॉल आर क्या है, वो अर्थ की सरफेस से ऊंचाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बदल दो, मान लो एच ऊंचाई पर ज्ञात करना हो तो वी नोट हमारे पास कितना है, देखो रूट जी एम बाई आर प्लस एच, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा इसको और बदल दो, मान लो जैसे आपका ये है जी एम और ये कर दूं आर प्लस एच, इसमें से मैं यहां पर चलो आर प्लस एच तो आर कॉमन ले लूं तो 1 प्लस एच बाई आर, क्लियर। और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से चलो डिवाइड भी कर दूं, ये फॉर्मूले बन गए। वैसे देखो अभी तो ये फॉर्मूले बनने जा रहे हैं, ऐसे बहुत से इसके फॉर्मूले बन गए। और इसको थोड़ा सा बाद में और सोल्व करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं, देखो कि 2gm बाई 2r इंटू 1 प्लस एच बाई आर है कि नहीं है। और ये देखो 2gm बाई आर ये है एस्केप वेलोसिटी, तो आप इस v नोट को आप ऐसे कह सकते हो वी ई एस्केप स्पीड अपॉन, ध्यान करें बेटे जी, अब ये 2gm और r तो खत्म हो गया, नीचे ओनली शेष रहा है देखो 2 इंटू 1 प्लस एच बाई आर। ये इसकी प्लेन वेग के पदों में क्या मिल चुकी है आपको, वेलोसिटी मिल चुकी है, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट काम बन चुका है। अब इसमें देखो यदि आप बात करते हैं इसकी डिपेंडेंस की, तो डिपेंडेंस के लिए पहले तो मैं इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा और वेरीफाई कर दूं। देखो ये कैपिटल एम है क्या, पृथ्वी का मास है, और मास अपन जानते हैं एम कितना, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्वेश्चंस तो जो करते हो आप लोग, इसमें देखो ये वी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास जी एम बाई स्मॉल आर, या देखें जी बाई आर को अलग कर देता हूं, कैपिटल एम हमारे पास है बेटे जी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो डिपेंडेंस में तो लफड़ा है नहीं। जब बहुत सारे क्वेश्चंस आप करेंगे अलग अलग दो उपग्रहों के लिए, एक ग्रह के दो आपने उपग्रह, मान लो ये पृथ्वी है, इसके दो कोई उपग्रह हो, उनके वेग की तुलना करनी हो, तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि वी नॉट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो ये जिस ग्रह के चारों ओर उपग्रह गति कर रहा है उस ग्रह के द्रव्यमान पर और कक्षा की त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है। जैसे स्टेज फर्स्ट का 56 वाला क्वेश्चन है, वहां पूछ रहा है कि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग मुख्यतः किस पे डिपेंड कर रहा है, वहां ऑप्शन दे रखा है कि रूट एम पे कर रहा है कि रूट आर पे कर रहा है, तो आपको साफ दिख रहा है दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बहुत इसका आंसर आ जाएगा। हाइट के पदों में उसका वेग कितना है, तो इस फॉर्मूले में आप इसको चेक कर सकते हो, तो ये आपका फर्स्ट का 49 का क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो इन सारे क्वेश्चन, इन सारे फॉर्मूलों से, यानी ये आपका फॉर्मूला बन गया बेटे यहाँ पर, और दूसरा मैं इसको एस्केप स्पीड के रूप में कर सकता हूं, ये क्वेश्चन बन गया, कर लेंगे। अच्छा अब देखो दो क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकली जो आपने पहले पढ़े हैं और हैं, वो देखें कि जब कोई उपग्रह इस प्रकार से गति करता है वर्ताकार पथ में, तो यहाँ बल कौन सा है, सेंटर की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स है, वो एक संरक्षी बल है, और संरक्षी बल के प्रभाव में आप जानते हैं एक चक्कर में किया गया कार्य होता है 0। तो स्टेज सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि जब कोई उपग्रह एक चक्कर लगाता है किसी ग्रह के चारों ओर, तो एक चक्कर में कितना कार्य है, 0 है। सेकंड बात, जब ये उपग्रह गति कर रहा है, अचानक आपने इसमें से कोई एक वस्तु फेंक दी, तो आप जानते हैं न्यूटन के गति के सेकंड नियम के अनुसार कोई वस्तु जब किसी, मान लो कोई गतिशील, कोई हमारे पास एक गाड़ी है, कार है, या मान लो कोई अंतरिक्ष यान है या कोई उपग्रह, वहां से अपन छोड़ेंगे, तो छोड़ते समय उसकी चाल कितनी है, जिससे उसको छोड़ा गया उसके बराबर। तो ध्यान करें कि यहां इस उपग्रह की चाल जब जितनी थी पहले, यदि उतने से आप किसी वस्तु को छोड़ेंगे तो वो इसके साथ तो होगी ना एक तरह से, यानी आप उपग्रह से किसी वस्तु को छोड़ रहे हैं, वही उसका पथ है जिसका पथ बनने वाला है वस्तु का, तो वस्तु क्या करेगी, अब उपग्रह के साथ साथ उसी पथ पे गति करेगी। इसका मतलब वो चम्मच भी एक उपग्रह ही बन जाएगा, क्लियर, वो कहीं दूर भाग नहीं जाएगा, कहीं और गति नहीं करेगा। तो दो क्वेश्चन आप स्टेज फर्स्ट का 54 भी आप इसमें कर लेना। तो यहां तक आप बात बढ़े भाई। अब आओ आगे देखो, फिर क्वेश्चन है कि निकटवर्ती उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी है, जो क्लोजेस्ट उपग्रह होते हैं। इसका मतलब क्या देखें कि जैसे मैंने लिखूं यहां पर वी नॉट इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू है रूट ये जी एम अपॉन आर प्लस एच। निकटवर्ती उपग्रह का मतलब है कि इस एच का मान क्या हो, आर से बहुत कम हो, तो आप एच को नेग्लिजिबल कर सकते हो। एच को मैं यहां से नेग्लिजिबल कर दूं तो वी नॉट जो है उसका वैल्यू बन गया जी एम बाई आर, जी एम बाई आर, ये इसकी निकटवर्ती,
यहाँ पूरी वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका करीब करीब 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड थिंग देखो, मैंने इस रूप में भी लिखा आपको, देखो ये हमारे पास है V नॉट इज इक्वल टू, मैंने ये भी लिखा था VE अपॉन, ये है बेटा जी 2 इंटू 1 प्लस H बाई R। तो निकटवर्ती उपग्रह केस में H का मान R से बहुत छोटा है। जब H का मान R से बहुत छोटा है प्यारे बच्चों, तो H अपॉन R है वो अप्रोक्सीमेट कितना, 1 से बहुत कम हो गया। इसको आप 1 से कम यानी बहुत कम हो गया, तो इसको आप हटा सकते हो। इसको मैं ऐसे हटा दूं तो ओनली 1 रह गया ना, तो 1 रहा तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, देखो इस केस में इसको मैं यहां से कर दूं नेग्लिजिबल, तो VE अपॉन √2, और 1 अपॉन √2 कितना होता है 0.707 इंटू VE, ये आपका 11.2। इसको भी सोल्व करेंगे तो ये 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड इसका वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर। अब आता हूं मैं स्टेज सेकेंड का 35 वाला क्वेश्चन। वहां कह रहा है अपने को, ये बहुत सारे क्वेश्चन से मिले जुले से हैं। कह रहा है यदि किसी कक्षीय उपग्रह की जो कक्षीय त्रिज्या है उसमें 1% की अपन कमी कर दें तो कक्षीय चाल में क्या बदलाव आएगा, उसमें कितनी कमी आएगी, वृद्धि आएगी, वो आपसे पूछी। कमी या वृद्धि जो भी है वो आप इसमें ज्ञात करेंगे, क्या परिवर्तन होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो देखें भाई, तो यहां तक एक बार स्क्रीन को पॉज कर लें, या चलो मैं आगे बढ़ता हूं, यहां इसको बता दूं फिर इसको अपन आपको मिटा देंगे। तो आप जानते हैं स्मॉल r की वैल्यू वैसे है कितनी बेटी, ओनली देखो कक्षीय चाल की स्मॉल r पे डिपेंडेंस देखनी है। तो आप देखें कक्षीय चाल कैसी है, 1/√r के समानुपाती है ना। यहीं से अगर मैं देखूं तो देखें भाई V नॉट समानुपाती 1/√r, या समानुपाती 1/√1/2, या कर दो इसको r की पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बदल लो आप परसेंटेज चेंज में, तो डेल्टा V या dV बाई V इंटू 100 इज इक्वल टू, ये बन गया आपका माइनस का 1/2 इंटू बेटा dr बाई r इंटू 100। आपको बोला गया है कि r में 1% की कमी कर रही है, तो इसका वैल्यू देखो ये माइनस का 1/2 इंटू ये दे दिया आपने को 1%, और कमी मतलब माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या प्लस हो गया, तो प्लस का 1/2 यानी 0.5%, प्लस का मतलब वृद्धि हो गई। तो ऐसे में कक्षीय चाल इसकी 0.5% से बढ़ जाएगी। फिर देखो स्टेज फर्स्ट का 57, और ये आपका क्वेश्चन जो है वो नीट में भी आया हुआ है, ए का फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन भी है, उसको भी आप देख लें, दोनों सेमी क्वेश्चन है। दो उपग्रह हैं, फर्स्ट ए जिसकी कक्षीय त्रिज्या है 4r, उसकी चाल है बेटा 3v। फिर कह रहा है कि दूसरा उपग्रह बी है जिसकी कक्षीय चाल कितनी है r, तो उसकी चाल कितनी होगी। तो आप जानते हैं जो भी आपके उपग्रह होते हैं उनकी कक्षीय चाल है वो खुद के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ उपग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड कर रही है। तो इस क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। 57 को देखें, v जो है वो है √gm/r। m किसका द्रव्यमान है, वो तो ग्रह का, पृथ्वी का, वो तो कांस्टेंट है, सिर्फ r तो बदल रहे हो ना। इसका मतलब ये हुआ कि v समानुपाती हुआ बेटा √1/√r। तो मुझे इसमें सेकंड वाले की फाइंड करनी है वेलोसिटी, तो मैं इसको ऐसे कर दूं कि v डैश बाई v इज इक्वल टू √r/r डैश, r/r डैश। वैल्यू पुट करो बेटा, तो r किसकी है, फर्स्ट वाले की, फर्स्ट वाले डैश कितनी है 4r, और दूसरे कितनी है बेटा जी r, तो उल्टा नहीं, उल्टे सेंस में। और ये सब आप ये प्रैक्टिस में आप लें, मेनली सारा फिजिक्स इसी प्रोसेस पे टिका हुआ है, क्वेश्चंस तो इन्हीं से आएंगे बेटे। अब बेटा ये जो v है ये था आपका v इनिशियली किसका, या देखो इसको ऐसे कर दो मैं vb अपॉन va, तो ये बन गया r कौन सा उल्टा ना ra, और ये बेटा जी rb, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी ra 4r है, rb कितना आपका कैपिटल R है। अब ve की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 3v, जो आपको दे रखा है vb आपको फाइंड करना है। ये r से r कैंसिल हो गया, तो √4 कितना बेटा 2 आ गया, तो 6v, vb का वैल्यू कितना हुआ 6v आ गया, ये आंसर है। ऐसे देखो दो उपग्रह जिनके मास दे रखे हैं आपको, m1 का मान m2 से बड़ा, पर आप जानते हैं कि इनकी जो कक्षीय चाल है वो उपग्रह के स्वयं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। फिर बोला कि रेडियस इसकी r1 है वो r2 से बड़ी है, तो इस जो दो उपग्रह हैं इनकी जो कक्षीय चाल उनका क्रम क्या है, कोई दिक्कत नहीं, यही बात आई। देखो तो इसमें साफ दिख रहा है जिसकी r ज्यादा होगी उसकी स्पीड कम होगी, जिसकी r ज्यादा होगी उसकी स्पीड कम होगी, इसका मतलब v1 का मान v2 से छोटा होगा। बस हो गया क्वेश्चन, बोलो कर देंगे। नेक्स्ट आ जाओ
उपग्रह का आवर्तकाल। तो कुछ भी नहीं है। आवर्तकाल याद करना हो तो वापिस जो आपका यहाँ कंडीशन थी उस कंडीशन को किस रूप में ले आ जाओ, आवर्तकाल वाले फॉर्मूले में बदल लो। तो देखो भाई, यहां जो पृथ्वी पे लगने उपग्रह पे लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, यही क्या करता है, इसको वृत्ताकार पथ पे गति करने के लिए अभिकेंद्री बल। तो हम इसको बार बार आपको बता रखे हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या इसको आवर्तकाल में बदल लो। तो क्या लिखूं, देखो m 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, और इससे अपन फाइंड करते हैं टाइम पीरियड। तो टी स्क्वायर को यहां ले रहा हूं बेटा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन m तो उड़ा दूं, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन बेटा हो गया G कैपिटल M स्मॉल आर स्क्वायर, यहां एक यहां पड़ा हो गया r की पावर 3। तो इसको सॉल्व करने पे टाइम पीरियड आपका मिला दो t बराबर उसको उसका मैं कर दूं रूट, तो 2 पाई अपॉन रूट GM इंटू हो गया r की पावर 3 बाई 2, या देखो 2 पाई रूट GM और स्मॉल r हो गया आपका कैपिटल R प्लस H इसकी पावर 3 बाई 2 कर सकते हो। तो ये हमारे पास आवर्तकाल है जिसमें 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM, ये तो जिस ग्रह के चारों ओर उपग्रह गति करा उसके लिए, तो उपग्रह के लिए तो ये कांस्टेंट ही है बेटे। तो अब देखो एक क्वेश्चन तो ये पूछा आपसे कि स्टेज थर्ड का क्वेश्चन 28 कि टी स्क्वायर और आर क्यूब में ग्राफ कैसा बनेगा। तो आपको साफ दिख रहा है कि टी स्क्वायर तो प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3 है, तो ग्राफ कैसा बनना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना है। ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये लो। तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर लें यहीं पर ही। टी की डिपेंडेंस की बात करते हैं तो स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन 55 देखें आप, वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि उपग्रह का आवर्तकाल किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप डिपेंड करना चेक कर लो ना, ग्रह के मास पे डिपेंड कर रहा है, और भी दो चीजें इसमें कैपिटल M स्मॉल r, और उसमें तो ऑप्शन में गुरुत्वीय नियतांक भी दे रखा है और सारे ऑप्शन दे रखा है, तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, यानी गुरुत्वीय स्थिरांक पे डिपेंड कर रहा है, ग्रह के द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है, ग्रह और उपग्रह के सेंटर के बीच की दूरी पे डिपेंड कर रहा है, पर किस पे नहीं कर रहा, तो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा। क्रिस्टल भी नहीं कर रही है, वो भी नहीं डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से अपन कुछ सोल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो कि सतह से 6r हाइट पर भूस्थिर उपग्रह को दे रखा है। भूस्थिर उपग्रह मतलब है कि उसका आवर्तकाल कितना 24 आवर है, तो लिखा नहीं होगा, आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। तो कह रहा है कि केंद्र से 3.5 r दूरी पे कोई अन्य उपग्रह है, तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, उसका आवर्तकाल कितना होगा वो हमसे पूछ लिया गया है। तो देखो इसमें अभी अपन क्या जानते हैं, हम तो जानते हैं बेटा कि टी स्क्वायर समानुपाती कितना है, आर क्यूब है, जहां पे स्मॉल आर क्या है, सेंटर से दूरी है। या आप इसमें देखो ये टी प्रोपोर्शनल टू आर प्लस एस की पावर 3/2 है, आपको इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को। देखो तो देखें भी, टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2, तो मैं कर दूं इसको, देखो टी डेज अपॉन टी, ये बाद वाले का पहले वाले का बराबर, ओके वैल्यू पुट कर। देखो यहाँ प्रोपोर्शनल तो आर डेज अपॉन आर, तो बाद की कितनी हाइट है, देखो तो कह रहा है केंद्र से 3.5 आर, तो इतनी दे रखी है आपको 3.5 आर, स्मॉल आर ये बेटा, और पहले कितनी थी, ये पहले थी तो सतह से 6 आर, तो सेंटर से कितनी 6 आर प्लस आर 7 आर, और इसकी पावर कितनी 3/2, आर से आर को उड़ा दो, तो ये हो गया 1/2, तो टी डेज अपॉन टी इज इक्वल टू बेटा 1/2, और इसकी पावर है 3/2, 3/2, तो टी डेज कितना हुआ। अब 3/2 किस किस पर है, इस पर भी हमने कहा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला एक आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो जिसमें इसका तो 1 का तो कितना भी हो आप वो तो 1 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका, देखो t इंटू 1/2 का हो गया 2√2, मैंने आपको बहुत सिखाया बेटे, जिसमें t हमारे पास कितना है 24 आवर, तो 24 यानी इसमें देखो 1/2, तो इसको लिखूं 24/2 इंटू √2, तो ये होगा 12/√2, तो 12 इंटू 0.707, इसको 0.7 भी मान करके आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 7 दूनी 14, 7 और 1 8, करीब करीब आपका 8.48
आवर, 8.48 घंटे है ना, वो इसका इतना आवर्तकाल हो जाएगा, है ना। तो मैथमेटिक्स भी बहुत इजी से आपकी होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं जिसमें आप ये सारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लें। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7 का सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का 60 है, फर्स्ट का 71 है, 65 है, 68 है, स्टेज सेकंड का 3rd है और एक आपका 41 है। इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जैसे स्टेज फर्स्ट का 60 वाला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि यदि सूर्य से पृथ्वी की दूरी वर्तमान दूरी की a/4 हो जाए। अब यही कंडीशन सब पे लागू होती है। जैसे अपन कहते हैं कि सूर्य, पृथ्वी खुद क्या है, पृथ्वी है, वो सूर्य की चारों गति कर रही है, तो वो सारे आकाशीय पिंड जो किसी दूसरे की चारों गति कर रहे हैं, तो चारों ओर गति कर रहे सभी प्रकार की चीजों के लिए आप इन फॉर्मूलों को लगा सकते हो। तो कह रहा है कि यदि सूर्य से पृथ्वी की दूरी वर्तमान दूरी की 1/4 हो जाए, वर्तमान दूरी की 1/4 हो जाए, ये फर्स्ट का 60 वाला क्वेश्चन, ये वाला। तो वर्तमान वर्ष का मान कितना हो जाएगा, हिंदी मीडियम में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप उसमें, वर्तमान वर्ष का मान कितना हो जाएगा। वर्ष कर देना, मान लिखा दिन कितना हो जाएगा तो वर्ष कर देना उसको। तो देखें, आप ये जानते हैं कि t² समानुपाती कितनी, r⁻³ है, तो इसको बेटा कर दो यहाँ पे 3/2, वापिस वही t/t इज इक्वल टू बेटा r/r है इसकी पावर 3/2। ये कह रहा है कि अगर पृथ्वी जो कि सूर्य के चारों ओर गति कर रही, मान लो इसको सूर्य मान लो, तो पृथ्वी चारों तरफ गति कर रही है, तो आप जानते हैं पृथ्वी एक चक्कर अपना 1 वर्ष में पूरा करती है और अपने एक्सिस पे करती है 24 आवर में। दो चीजें यहां पर, यदि पृथ्वी को अपन मान लें सूर्य का उपग्रह, उस कंडीशन में इसका आवर्तकाल कितना है, 101 वर्ष यानी 365 डेज। तो उस कंडीशन में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देख लो भाई, तो t/t इक्वल टू दिस, r अपन ने कितना कर दिया 1/4, और पहले से 1/4 अपॉन स्मॉल r इसकी पावर 3/2। अच्छा, अब देखो हमारे पास 1/4, ये r से r कैंसिल हो गया तो 1/4 हो गया ना, यानी एक तरह से 1/4, 4 की पावर रहेगी 3/2, तो 1/4 मैंने आपको सिखाया है, जिसकी भी पावर 3/2 हो उसका वैल्यू कितना है, x का तो x√x लिखा, ये हुआ 2 तो 8 हो गया बेटा 1/8। तो t हमारे पास कितना हुआ 1/8 ईयर्स। तो वर्तमान जो ईयर है उसकी तुलना में अब 1/8 गुना रह जाएगा, यानी साल है वो जल्दी पूरा हो जाएगा, एक साल में 8 साल हो जाएंगे, एक साल में 8 साल हो जाएंगे, इसका मतलब ये है। कर लेंगे, तो ये इतना सारा काम आप कर लें। और भी क्वेश्चन सारे मैंने आपको टिक कर दिए, तो उनको प्रॉपर वे से आप चेक कर ले। और फ्रीक्वेंसी का भी देखो ना, फ्रीक्वेंसी का भी कोई लफड़ा नहीं है। जैसे आप यहां देखें, एक क्वेश्चन दे रखा आपका स्टेज फर्स्ट का 71 जो है 71, यहां फ्रीक्वेंसी का डिस्टेंस से पूछा रिलेशन। अब ये स्मॉल r, वहां देखो इस फ्रीक्वेंसी में आप ये देख रहे हैं कि t², तो आवर्तकाल है वो फ्रीक्वेंसी की व्युत्क्रम के बराबर, तो कर दो 1/n², समानुपाती कितना d⁻³ नहीं है क्या, तो आप देखिए n² इंटू d³ बराबर तो कांस्टेंट ही वाह, तो आप इसमें n1² d1³ बराबर n2² और d2³ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट होने के बाद में उसको तो बस लिखना है, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन सारे आप कर लें बेटे। तो अब हम पढ़ेंगे बेटे जी उपग्रह की विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं। तो चूंकि आप जानते हैं उपग्रह किसी ग्रह की चारों ओर उसके गुरुत्वीय क्षेत्र में गतिमान है, इसका मतलब उसकी एक विशेष हाइट है, एक अभिविन्यास है, दूसरा वो गतिमान भी है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो अभिविन्यास से उसके पास है पोटेंशियल और उसकी स्पीड से उसके पास है काइनेटिक, इसका मतलब उसके पास जो टोटल एनर्जी है वो, उसको मैं ई कह रहा हूं, वो है क्या, वो उसके पास पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के सम के बराबर है। जिसमें से सबसे पहले अपन याद करें पोटेंशियल। तो आप जानते हैं, मान लो ये कोई ग्रह है जिसका द्रव्यमान है M, इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर ये स्मॉल m द्रव्यमान का कोई आपका ग्रह है, वो गति कर रहा है, जिसकी कक्षा चाल अपन ने भी ज्ञात कर रखी है √ऑफ ये gm/r, है ना। तो इसके पास काइनेटिक u कितनी है, वो तो है -g(M)r। कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालनी काइनेटिक, वो है देखो ½ m इंटू v0 का स्क्वायर, तो ½ m तो है v0 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो रूट कैंसिल हो गया, तो g(M)r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू है g(M)r
2r, कोई दिक्कत नहीं बेटी। अब दो u और k के वैल्यू अपन यहाँ पुट कर दें तो इससे हमारे पास ये E, ये है इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो u कितना देखो माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m बाई ये आपका स्मॉल r प्लस g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r। अब देखो इसमें से कॉमन लेंगे आप, मान लो तो मैं g कैपिटल M स्मॉल m बाई r कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचा माइनस का 1, ये है प्लस का 1/2, माइनस का 1 है प्लस का 1/2 है, तो बड़ा कौन है? माइनस का 1 कितना बड़ा है? ये बड़ा है माइनस का, तो इससे आप इसको सॉल्व करो तो माइनस का हाफ आ जाएगा ना। तो माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r, ये हमारे पास इस प्रकार से इनकी एनर्जी आ गई। तो हमारे पास तीनों इसकी ऊर्जाएं आ गई। अब देखो इन ऊर्जाओं की तुलना कर लो एक बार। हमारे पास सबसे पहले अपन ने u देखा है ना, उसके बाद अपन ने गणना करी इसमें, मान लो चलो मैं इसमें u के बाद एक बार e ले लेता हूं और फिर मैं लिख रहा हूं इसमें k, e u और सॉरी इसके बाद अपन ले लेते हैं e और e से मैं ले रहा हूं k। u हमारे दिमाग में हमेशा याद रहती है कितनी? माइनस का g m1 m2 बाई r, याद रहता है ना। तो देखो u हमारे पास था माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m बाई स्मॉल r। अच्छा e को देखें आप, ये देख लें अच्छे से, ये क्या है? जस्ट देखो इसमें ओनली मैं यहाँ 2 करूँ ना, और तो कुछ नहीं मैंने करा। माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r तो है, माइनस में ही है। ओनली आप ये कह सकते हो कि e वैसे है कितना, इसको देखो तो e हमारे पास u/2 है। आप ऐसा कह सकते हो। आप u को देखें तो u कितना है? u देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा, तो e मेरे पास कितना? 2e है। आप इससे इनके संबंध देख सकते हो आराम से। तो फॉर्मूले बना लिए। अच्छा k की वैल्यू देखो आप, k कितना देखो आप, g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r, ये g कैपिटल M स्मॉल बाई 2r, फर्क किसका? ये माइनस है प्लस है, कोई फर्क नहीं है ना। तो पहले बार वैल्यू पुट कर रहा हूं, g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r। तो e की वैल्यू देखो आप, यदि मैं इसमें इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी माइनस का e करते ही वैल्यू आ रही है माइनस e, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी है? वो कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर है। बोलो बोलो। तो अब कोई सी भी एक एनर्जी मालूम हो जाए ना, तो u मालूम है, देखो मान लो u हमारे पास थी ये, जैसे मान लो एक बार ऐसे लिखूं कि ये मेरे पास माइनस का 10 जूल है, तो मेरे पास टोटल e कितनी आएगी? उसकी आधी, माइनस का 5 जूल। अभी माइनस का 5, इसी को प्लस में तो प्लस का 5 जूल। तो कौन सी पता? मान लो ये पता हो तो प्लस है तो इसको माइनस कर दो, इसको डबल कर दो। सबसे पहले u देखें, u से निकाल लें e, e कितनी है? उसकी आधी है। और e जितनी ही k है पर प्लस में, k हमेशा पॉजिटिव होती है, k यानी काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी है? e का जो डबल है जस्ट, पर वो नेगेटिव में है, क्योंकि आप जानते हैं इन दोनों का सम जो है u और k का सम है वो e होता है। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से देख लो आप, ये बिल्कुल अच्छे से हैं ये दोनों में। आप ये इसके बराबर ही है और ये इसका डबल है, दोनों माइनस माइनस के, ये कैसा आपका प्लस है। तो जब हम दूरी बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ने से वस्तु ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाने पे स्मॉल r बढ़ते बढ़ते तो u का मान तो कितना घटते घटते 0 हो गया। पर आप देखिए इसमें कि u नेगेटिव में है, तो पहले मानो माइनस का 100 था, माइनस 50, माइनस का 30, माइनस का 20 ऐसे है, तो 0 हो गया। तो इसका u तो बढ़ रहा है। तो ऊंचाई में बढ़ने के साथ, ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ u बढ़ रहा है, टोटल एनर्जी बढ़ेगी, पर काइनेटिक ऐसी आपकी घट रही है, और अनंत पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब जैसे मान लो मैं कोई क्वेश्चन पूछूं आपसे कि किसी उपग्रह के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी, मान लो मैं कहता हूं उसकी वैल्यू है ½ mv² दे दिया, आपसे पूछे कि उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, तो हम जानते हैं इसका जस्ट कैसा है बेटा, इसका जस्ट नेगेटिव, तो माइनस का ½ mv²। ये पूछे कि उसकी u कितनी है, u इसकी जस्ट डबल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 कैंसिल, तो माइनस का mv² हो गया। तो किसी भी रूप में हो, बस इस रूप में आपको लिखना आना चाहिए। ये आपके प्रश्न बन गए। अब देखो ग्राफ की बात करता हूं, तो ग्राफ एक तो ये है, 2 क्वेश्चन है, स्टेज 3 का 29, इसको देखें। यहां दिखा है कि 2 कणों की आपस की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल ग्राफ आपको दे रखा है। ये तो दे रखी है आपको काइनेटिक जो प्लस की है, और u दे रखी है आपको वो है माइनस की। आप यहां गणना कर रहे थे तो हमने u भी ज्ञात किया, यहां पर k भी ज्ञात किया। ये माइनस में देखो ये वैल्यू माइनस का 1 है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो माइनस का 1 परिमाण तो माइनस का 1 है, परिमाण निकाल दो 1 है ये, तो इसका परिमाण कितना है? प्लस का 1, और इसका परिमाण है 1/2,
तो वैसे आप देखें तो ये ज्यादा नेगेटिव है। और नेगेटिव किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे याद आ गई कि हमने ज्ञात करा इसका ई का मान नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है? उपग्रह की कुल ऊर्जा का मान ऋणात्मक होना यह दर्शाता है कि उपग्रह ग्रह के साथ बाउंडेड कंडीशन में है, ये मुक्त अवस्था में नहीं है, इसी से गति करता रहेगा। अगर किसी भी वस्तु की, किसी भी उपग्रह की अगर ऊर्जा कैसी प्लस में हो जाए, इसको अपन प्लस कर दें, प्लस करने मतलब है कि वस्तु अनंत को पार कर चुकी है। और अनंत को पार करने के बाद ही मैंने कहा था कि वी अनंत कितना था आपका, याद करो, वी अनंत था नॉन जीरो। और वी अनंत के नॉन जीरो होने पर अब उसकी अनंत पे एनर्जी कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी शून्य। वो किस रूप में होगी? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी, वो पोटेंशियल के रूप में नहीं होगी। तो अनंत पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक है। और वो इसकी क्या? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, उसके पास पोटेंशियल नहीं है। और इस पूरी प्रोसेस में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी संरक्षित भी रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स जो कि एक संरक्षित बल है। ओके, तो यहां तक कोई बात नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत भी नहीं, आप इनको कर लोगे। तो जैसे आपने यहां देखा, तो जैसे मैं ग्राफ में देखूं, ये तो स्टेज थर्ड का क्वेश्चन 30 वाला है, उसमें ग्राफ देखें तो ग्राफ दे रखा है, आपको पहचानना कि कौन सी एनर्जी किसको शो कर रही है। तो इन दोनों के देखो परिमाण समान है, ये प्लस है माइनस है, तो ये अगर देखो प्लस में तो कौन सी? काइनेटिक है, उतना ही परिमाण किसका है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी का है। और यू जो होती है इस डबल होती है, एक यू है, यू ज्यादा ऋणात्मक होती है ई की तुलना में। तो ग्राफ इसमें आप पहचान लोगे। फिर क्वेश्चन दे रखा था स्टेज थर्ड में 29, ये कह रहा है कि दो कणों की काइनेटिक और पोटेंशियल शो कर रखी है, तो ऐसे कौन से स्थान है जहां पर कण कैसा है? बद अवस्था में, बाउंडेड में। तो बद अवस्था का मतलब है कि यू का मान के से ज्यादा होना चाहिए। तो ध्यान दो, ग्राफ में पॉइंट दे रखिए आपको ए बी सी डी। डी पे देखता हूं तो डी पे देखो, ये तो इसकी है पोटेंशियल, ये है इसकी काइनेटिक, काइनेटिक बड़ी है, पोटेंशियल कम है, इसका मतलब नेट इसकी प्लस आ गई, यहां बाउंडेड नहीं है। यहां देखो इसमें ये तो है इसकी काइनेटिक और ये पोटेंशियल ये बड़ी हो गई, इसका मतलब यहां इसका अधिक नेगेटिव होगा ना, ये बाउंडेड है, यहां पर भी बाउंडेड है, यहां पर भी बाउंडेड है। तो ए बी सी पर ये कैसा बाउंडेड कंडीशन में है। अब आ जाओ अब सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, ये देखो आप कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7 का थर्ड, ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से कैपिटल आर ऊंचाई पर किसी उपग्रह की काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो कितना है। और ये पूछा कि 3 आर ऊंचाई पर कितना है, तो इनका अनुपात तो ऊंचाई पे डिपेंड नहीं करता, वो तो फिक्स है, ऊंचाई का अनुपात नहीं है। अनुपात ज्ञात करना हो तो देखो, ये काइनेटिक पोटेंशियल का मैंने अभी कहा था, ये मैंने क्वेश्चन लिया था, ये काइनेटिक है, ये आपकी ई है, ये पोटेंशियल है। तो इसको देखो, इसको मैं जस्ट 2 से गुणा किया था। तो वैसे काइनेटिक जो है ना वो प्लस की है, तो अगर मैं वैल्यू लिखूं वैसे देखो, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, ये प्लस में थी, और पोटेंशियल थी जी स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर। तो इसको अगर प्रॉपर अगर आप फाइंड करते हो तो रेशियो आ रहा है 1/2, माइनस का 1/2, पर आपके मॉडल में दे रखा है रेशियो 1/2, वो परिमाण के रूप में है, परिमाण के रूप में दे रखा है, तो आपका रेशियो 1/2 आ जाएगा। वैसे सही एग्जाम में क्वेश्चन आता है अनुपात में, तो आपको -1/2 ही करना पड़ेगा। क्लियर? ऊंचाई पर डिपेंडिंग, इसका भी आंसर ही आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आप देखें, एग्जाम्पल 26, ये कह रहा है कि किसी उपग्रह की काइनेटिक एनर्जी E0 है, उसकी पोटेंशियल है माइनस का E0/2। तो आपसे 3 बातें पूछी गई है कि क्या ये उपग्रह प्लान करेगा। तो क्या करें, देखो इसके पास ये काइनेटिक है, ये पोटेंशियल है, तो आप इसको सॉल्व करें तो इसकी सबसे पहले आप निकालो कुल यांत्रिक ऊर्जा, जो है बेटा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो देखें काइनेटिक है इसकी E0 और ये है माइनस का E0/2, जोड़ो तो आ गया प्लस का E0/2। अब इस उपग्रह की कुल जो इसकी यांत्रिक ऊर्जा वो प्लस में आ गई, इसका मतलब ये बद अवस्था में नहीं है, ये वस्तु मुक्त हो चुकी है, ये प्लान कर चुकी है, इसका मतलब इसका प्लान हो चुका है। बात क्लियर? अब मैं बार बार अभी पहले भी कह रहा था आपको कि इस पूरी कोशिश में, जैसे अपन किसी बॉडी को इतना स्पीड देके, मान लो इसके पास एनर्जी इतनी है, तो अनंत को पार कर चुकी है, अनंत को पार कर चुकी है, पर अनंत के पार करने की पूरी प्रक्रिया में इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो आप हर कहीं पर भी इसमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो लगा सकते हो।
तो अब कह रहा है किसी ऊंचाई पर यदि इसकी काइनेटिक पॉइंट 6 ई नॉट है तो पोटेंशियल कितनी है। तो आप लगा दो इसमें बाई कम, बाई कम। तो देखो इसमें मैं अप्लाई करता हूं, तो E इसकी मैं कर दूं इनिशियल बराबर E फाइनल जो भी दे रखा है। तो ध्यान दो बेटा, इसकी इनिशियल कितनी मैकेनिकल आई, E नॉट बाई 2 बराबर, बाद में इसके पास कितनी है तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। आपको दे रखा है कि उस ऊंचाई पे काइनेटिक कितनी 0.6 ई है, तो 0.6 ई नॉट उसके पास है काइनेटिक, तो पोटेंशियल कितनी है वो मान लेता हूं यू। अब इसको सॉल्व कर दो, ई नॉट बाई 2 का मतलब हो गया देखो बेटा जी 0.5 ई नॉट। अब ये 0.5 ई नॉट तो कैसी, इस तरफ टोटल मैकेनिकल थी, इस तरफ है 0.6 ई नॉट प्लस यू। आपको यू निकालने, इसको इधर ले आओ, तो 0.1 ई नॉट आ गया ना, यानी ई नॉट अपॉन 10 आ गया, आंसर बन गया। फिर कह रहा है कि अनंत पर इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो याद करो मैंने अभी बोला था पीछे कि अनंत को पार करने के पश्चात इसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही है, इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है। तो वहां पे आप लगाते हो वापिस ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल, तो उसके पास कितनी इनिशियल है 0.5 ई नॉट है। उसके पास कुल कितनी फाइनल है, वहां उसके पास क्या बोलते हैं यू, तो उसके पास है नहीं बेटा, तो यू तो उसके पास कितना है 0, तो ओनली उसके पास सारी एनर्जी काइनेटिक है, उसके पास काइनेटिक कितनी हुई वहां पर 0.5 ई नॉट ही इसका आंसर बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आपका ना प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 5, ये खुद कर लेंगे आप, सेम टू सेम इसी पे टिका हुआ है, ये आप खुद करें। उसके बाद देखो क्वेश्चंस कुछ सारे और भी हैं। ये क्वेश्चन है स्टेज सेकंड का 9 वाला, ये कह रहा है कि किसी ग्रह के लिए प्लान वेग वी है, कक्षीय वेग उसका वी नॉट है, और कोई वस्तु पृथ्वी की चारों गति कर रही है, उसका वेग है v। अब कह रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्लस में कब होगी, प्लस का मतलब वस्तु प्लान कर जाए, वो प्लान कब करेगी, जब उसका वेग, वस्तु का वेग जो होगा वो कितना हो जाए, प्लान वेग से बड़ा हो जाए। इस बात पहले से चलती आ रही है, तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लें बेटे। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा और है, स्टेज सेकंड का 6 वाला क्वेश्चन। वहां कह रहा है कि दो उपग्रह समान द्रव्यमान के हैं, समान चाल से गति कर रहे हैं, समान कक्षा में गति कर रहे हैं, और अचानक वो कहीं टकराते हैं। जब टक्कर होगी, विवर्ती गति वर्ताकार है, पर टक्कर होगी तो उस समय तो उनका पथ कैसा है, जस्ट विपरीत है। अब इसका मान लो m और v इस तरफ, इसका m और v इस तरफ, दोनों के संवेग कैसे हैं, अब समान कक्षा में, समान चाल, समान द्रव्यमान है, संवेग भी कैसे हैं, समान परिमाण के अपोजिट, तो डायरेक्ट टक्कर करेंगे, टक्कर से ठीक पहले उनके संवेग कैसे हैं, समान परिमाण की दिशा में विपरीत हैं, तो टक्कर होते ही, क्योंकि आप देखो टक्कर से पहले कुल संवेग उसका 0 है, बाद में कितना 0, इसका मतलब टक्कर होकर के वो जुड़ जाएंगे और स्टॉप हो जाएंगे। तो आपको इतना ही पूछा है कि मान लो स्मॉल r दूरी पर रह करके वो टक्कर होके आपस में चिपक जाएं, जिनका मास कितना 2m हो जाए, तब इनके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है। अब स्टॉप हो चुकी, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कौन सी है, इसके पास पोटेंशियल है। तो इसकी जो ई अपन निकालेंगे वो वैसे पहले यू प्लस के लेता हूं, पर यू ही है इसके पास, वो कितनी माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डिस्टेंस तो स्मॉल आर, पर वो मास कितना हो चुका देखो टोटल सिस्टम का, वो 2m हो गया, प्लस काइनेटिक कितनी उसके पास 0 है। तो आंसर आपका आ गया माइनस का 2g कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, कर लेंगे। तो कितना बेसिक क्वेश्चन है। स्टेज फर्स्ट का 58, ये पूछे काइनेटिक एनर्जी की टाइम पीरियड पर क्या डिपेंडेंस है। तो आपने अभी देखा बहुत सरल, और ये क्वेश्चन 2 आप खुद कर लेना बेटे। तो जैसे आपने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो है कितनी, वो 1/r के प्रोपोर्शनल है, और अपन जानते हैं टाइम पीरियड कितना t² प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3 है। तो इससे मैं अगर ये r की वैल्यू निकालता हूं तो t की पावर कितना 2/3 आया ना, तो r के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो 1/t की पावर 2/3, तो काइनेटिक एनर्जी 1/t की पावर 2/3 पर डिपेंड करेगी, ये हो जाएगा। स्टेज सेकंड का 38, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ओनली मैथमेटिकल अप्रोच के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है किसी उपग्रह को r से 3/2r दूरी पे अपन उसको ट्रांसफर कर दें तो उसकी ऊर्जा में कितने परसेंटेज चेंज होगा। अब ऊर्जा का मतलब उसके पास एनर्जी कौन सी है, कुछ लिखा नहीं है, तो आपको टोटल जो इसकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके बारे में गणना करनी है। कैसे गणना करोगे, बहुत प्यारा प्रश्न है, इसमें आप किसी तरह से जल्दबाजी में नहीं सोल्व करें इसको, और बिल्कुल स्लो इसको आप सोल्व करें। तो आपका ये प्रश्न था, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो इसका ई इनिशियल कितना है, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, क्लियर, और इसकी ई फाइनल कितनी है, देखो ई फाइनल इसकी हो चुकी प्यारे बच्चों माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई, देखो भाई कहां गया वो
2 इंटू आर कितनी, देखो आर हमने कितनी कर दी इसकी 3/2 आर, तो ये बेटा है 3/2 आर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आपकी है माइनस का, ये आ गया देखो माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 3r। ये इसकी पहले की, कौन सी बाद की, आपको पूछा है परसेंटेज चेंज, तो डेल्टा ई अपॉन ई इनिशियल, अब खुद करेंगे, मैं इसका हिंट बता रहा हूं। तो आप क्या लिखें, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल अपॉन ई इनिशियल इक्वल टू कर दो इसको, देखो ई सॉरी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल अपॉन ई इनिशियल इनटू 100 तो करना ही करना है, या इसको देखो मैं ऐसे कर दूं ई फाइनल अपॉन ई इनिशियल माइनस का 1 इंटू 100। ई फाइनल से मैंने आपको पुट कर दिए हैं, लिख दो इन दोनों को विद साइन, सॉल्व कर डालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस कर लो, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए भाई जो कि इससे रिलेटेड है। ठीक है बेटे, तो अब हम पढ़ेंगे बेटे जी किसी उपग्रह का प्लान। तो मान लो पृथ्वी की सरफेस से, या मान लो पृथ्वी के सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर एक तो स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु है, एक है उपग्रह। क्लियर? तो यहां पर मैं दो बातें बता रहा हूं, एक तो है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बॉडी, यहां जो बॉडी है इस बॉडी की यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कौन सी है, रेस्ट अवस्था में है तो इसके पास ओनली पोटेंशियल है, तो माइनस का जी एम बाई स्मॉल आर, ये तो पोटेंशियल थी। और आप जानते हैं बाइंडिंग होती क्या, टोटल मैकेनिकल का नेगेटिव, इसको नेगेटिव करेंगे, ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी है। अच्छा, सैटेलाइट गति करता है, उसके पास काइनेटिक भी है, उसके पास पोटेंशियल भी है, और दोनों के अपन निकालते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो कितनी आती है माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, ये तो उसकी है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यदि इसको ऊपर माइनस कर दें, इसको ऊपर माइनस कर दें तो हो जाती है इसकी बाइंडिंग, तो क्या हो गई, प्लस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम इसमें इनका रेशियो निकालें, बाइंडिंग ऑफ बॉडी अपॉन बाइंडिंग ऑफ सैटेलाइट, तो इसमें इसका अपन भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, देखो ये तो जी एम एम बाई स्मॉल आर, ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ ओनली ये रहा 1/1/2, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 2/1। तो इससे एक तो स्टेटमेंट ध्यान रखना कि पृथ्वी के सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर एक वस्तु और उपग्रह अगर है, तो उस कंडीशन में यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बॉडी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बॉडी जस्ट 2 टाइम्स ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे ठीक डबल है। क्लियर? पहला पॉइंट एक क्वेश्चन था, ये मैंने बता दिया आपको। दूसरा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट अभी हमने फाइंड किया है, और उसका वैल्यू हमारे पास आया जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, याद है। सेकंड थिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये भी आपको जानकारी है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r है, इतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, ये अपने पीछे पड़ा है, और ये इसकी बाइंडिंग है। मतलब क्या हुआ, यदि किसी उपग्रह को इतनी ऊर्जा अपन और प्रदान करते हैं तो वो उपग्रह क्या करता है, वहां से प्लान कर जाता है। तो आप देखें जितनी उपग्रह की काइनेटिक एनर्जी उतनी देनी पड़ेगी ना, तो किसी उपग्रह को उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर अतिरिक्त ऊर्जा बाहर से प्रदान कर दी जाए तो वो उपग्रह क्या करता है, अपनी कक्षा से प्लान कर जाता है। तो बात कंप्लीट हुई। अब सुनो, जैसे इतनी पहले से उसके पास काइनेटिक है और इतनी मैं और दे रहा हूं, तो काइनेटिक कितनी हो गई, डबल हो गई। तो पॉइंट यहां पर है कि जब किसी उपग्रह की गतिज ऊर्जा को दुगुना कर दिया जाता है, पहले जितनी थी उतनी और दे दिया आपने, तो डबल करने से उपग्रह है वो एस्केप कर जाता है, वो प्लान कर जाता है। तो अब देखो उस कंडीशन में उसकी टोटल, भाई अपनी जानते हैं किसी उपग्रह के प्लान करने के लिए, किसी वस्तु के प्लान करने के लिए उसकी जो टोटल एनर्जी है वो जीरो होनी चाहिए। जीरो कहां पे होती है, अनंत पे होती है। जैसे मैं देखो यहां पर तो ई डेज, अब ऐसा करने के बाद में यू डेज कितना होता है, देखो यू, यहां इसकी यू कितनी है, उपग्रह की यू माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, ये तो उसकी यू होती है। अच्छा, उसके पास पहले काइनेटिक कितनी थी, ये थी जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, उतनी काइनेटिक थी, इसको आपने डबल कर दिया, डबल करते ही इसे कैंसिल, ये बराबर हो गया तो जीरो हो गया ना। तो उपग्रह की काइनेटिक एनर्जी को डबल करने से उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी शून्य हो जाती है, और ये शून्य होना ही प्लान कहलाता है। बात क्लियर? अब है बेटे उपग्रह की प्लान चाल। तो जब ये उपग्रह है, इस उपग्रह, मान लो इसको उपग्रह मान लो, तो इसकी कक्षा चाल कितनी v0 है। बात क्लियर?
अब इसको प्लान करना है, तो प्लान करने के लिए इसकी चाल जो होगी मैं उसको ज्ञात करता हूं। तो उसमें देखो क्या करना पड़ेगा, आपके पास कंडीशन वही है कि इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो 0 होनी चाहिए। तो अभी इसके पास कंडीशन इसी को फॉलो कर रहा हूं मैं। तो माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर, ये उसके पास पोटेंशियल है। और जो आपने इसको प्रोवाइड करी है काइनेटिक एनर्जी वो है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, इतनी इसमें आपने प्रदान करी और उससे ये एनर्जी हो गई 0, तो प्लान हो गया। अब इससे अपन सॉल्व करेंगे तो देखो ये माइनस का प्लस का है, तो एक तरह से ये हो गया कि हाफ एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर, एम से एम कैंसिल हो गया और इसको सॉल्व करने से एस्केप स्पीड हमारे पास आ गई जी एम बाई स्मॉल आर टू जी एम बाई स्मॉल आर का रूट आ गया। अर्थ की सरफेस से अपन करते हैं प्लान, तो यहां पे आता है कैपिटल आर, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा, जिस उपग्रह को अपन प्लान करते हैं उस उपग्रह का मास तो कट गया, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे कर रहा है, ये कैपिटल एम किसका है, ये तो पृथ्वी का है, किसी ग्रह का द्रव्यमान है, तो ये डिपेंड कर रहा है एक तो ग्रह के द्रव्यमान पर, दूसरा है कक्षा की त्रिज्या है उस पर डिपेंड कर रहा है, कक्षा की त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कैसे कर रहा है, देखो मास के तो रूट के समानुपाती है और वेग है उस जो रेडियस है उसके कैसा है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है बेटे। अब बात आती है उपग्रह की कक्षीचाल और वीई में क्या रिलेशन है। तो देखो हमने अभी पढ़ा इसका वीई वो है √2gm बाई स्मॉल आर का वैल्यू। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं √2 इंटू रूट ये gm बाई स्मॉल आर, ये जानते हो आप क्या है, इसकी कक्षीचाल होती है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई √2 इंटू वी नॉट। क्लियर, कोई समस्या नहीं, इतना काम हो गया। अब देखो इसी में आपसे ये पूछे कि प्लान के लिए आवश्यक, जैसे मैं यहां पर एक बात और बताऊं पहले आपको कि कोई उपग्रह भी इसकी चाल वी नॉट है, लगातार गति कर रहा है अपने पथ पर, हमें इसको प्लान करना है, तो प्लान करने के लिए उसकी चाल कितनी करनी पड़ेगी, वीई, जो कि उसकी कक्षीचाल की √2 गुना है, इतना करना पड़ेगा। तो अब इसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ, इसमें परसेंटेज चेंज आपको निकालना है। परसेंटेज चेंज कितना हम वे करें जिससे कि प्लान हो जाए, तो डेल्टा वी अपॉन वी इनिशियल कौन सा, वी नॉट, तो डेल्टा वी कितना कितना परिवर्तन हुआ, ये तो है उसकी बाद की स्पीड, पहले इसकी वी नॉट थी, तो √2 वी नॉट माइनस का बेटा वी नॉट अपॉन वी नॉट। अब इसमें से देखो ये है 1.414 माइनस 1, तो ये एक तरह से आ गया, जैसे पूरा वी नोट तो कॉमन लेके अपन हटा देंगे तो यहां बचा √2 माइनस 1, √2 कितना है 1.414 माइनस 1, तो आ गया ये आपका 0.414, और ये तो है इतना भिन्नात्मक रूप से कम हो गया। यदि परसेंटेज में निकालना तो 100 से गुणा कर दो, तो करीब करीब 41.4%, इतना अगर उसका वेग अपन बढ़ा देंगे, वर्तमान वेग में यदि इतनी परसेंटेज की अपन वृद्धि कर देंगे तो उपग्रह प्लान कर जाएगा। बात क्लियर है। तो उसके लिए हमें कितना एक्स्ट्रा वेग देना पड़ा, तो एक्स्ट्रा देने का मतलब है कि उसको √2 वी नॉट करना था और पहले उसके पास था वी नॉट, तो डिफरेंस अपन ज्ञात करते हैं, तो √2 माइनस का 1 इंटू वी नॉट, तो ये आपका √2 माइनस 1 इंटू वी नॉट किससे चाल है इसकी, तो इसको मैं √g, ये आपका gm बाई स्मॉल आर, या और भी इसको जो अनेक पद अपन ने पहले बताए थे उनमें इनको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है इसी पर, एक तो एग्जाम्पल 29, एक बी का 8वां और 15वां, बी का 8वां और 15वां, ये दो क्वेश्चन, यानी बी का मतलब स्टेज 4 का पार्ट बी, जो जी में क्वेश्चन आ रखे हैं या ट्रिपल में क्वेश्चन आ रखे हैं, वो 3 क्वेश्चन सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट है, यही फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से कर लोगे। स्मॉल आर यहाँ पर क्या है, आर प्लस एच, ये GR², तो इसके अलग अलग रूप जो हैं वो आप बना सकते हैं। क्लियर। अब वापस देखो एक क्वेश्चन और है बहुत शानदार, ये है स्टेज 4 का बी का 13, ये कह रहा कि उपग्रह से छूट गई वस्तु के प्लान होने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। जैसे ये कोई उपग्रह है और इससे हमने कोई वस्तु छोड़ दी, मान लो जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, ये उपग्रह था कोई एक, वो गति कर रहा यूं, और गति करते करते आपने इसमें से वस्तु छोड़ दी, उसका मास मान लो m0 है, और जब ये निकलता है यहां से तो उस निकलते समय उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, v, जो कितनी है √2 इंटू वी। ध्यान देना एक बात कि उसका ऑर्बिटल स्पीड है वो मान लो v है,
और अब हम कह रहे हैं कि उपग्रह तो v स्पीड से घूम रहा था, परंतु जैसे ही वो यहां से निकला तो वस्तु जो निकली वो यहां से एस्केप कर गई। तो एस्केप करने के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस समय? तो आपको बिल्कुल सीधी सी काम यहां देखो कि अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो है कितनी, हाफ जिस मास को अपन छोड़ रहे हैं उसका द्रव्यमान मान लो m नॉट है, उसकी स्पीड कितनी देखो होगी √2 इंटू बी, तभी तो पार पड़ेगी ना। ये तो अपन बात करते आए। अब इसको सोल्व कर दो तो हाफ ये m नॉट इंटू 2v स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m नॉट इंटू वी स्क्वायर, इतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ये कितनी है देखो, ये जो उसकी वर्तमान थी ऊर्जा हाफ m नॉट इंटू वी स्क्वायर उसका डबल है। और ये अपन बार बार कह रहे हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को डबल करने से ऐसा हो जाता है। अब देखो 3 पॉइंट और है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5वां, 6ठा और 7वां। ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी में आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट ये है कि व्हाट टू ट्रांसफर ए बॉडी m फ्रॉम r1 टू r2। पॉइंट्स आप नोट कर लो। किसी स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी के केंद्र से दूरी r1 से r2 तक ले जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा या इसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा वो हमें ज्ञात करना है। किसी वस्तु को ले जाने अपन कहां से कहां, जैसे मान लो पृथ्वी आई और इसके सेंटर से मान लो पहले दूरी r1 पे वस्तु थी स्मॉल m, इसको अपन ले जा रहे हैं यहां तक, वस्तु है रेस्ट में है, उसके पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पास और कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है। बात क्लियर? तो इसमें आपको जस्ट इतना काम करना है देखो कि वस्तु को अपन यहां से यहां ले जा रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था कि ऐसे प्रश्नों में आपको याद करना पड़ता है W एक्सटर्नल, वो क्या होता है बेटा, U फाइनल माइनस का U इनिशियल। मोशन तो है नहीं, वैसे तो होती है आपकी मैकेनिकल अंतिम माइनस मैकेनिकल इनिशियल का डिफरेंस अपन करते हैं, तो मैकेनिकल अंतिम माइनस इनिशियल कितनी हुई, तो देखो माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R फाइनल माइनस इनटू ये फिर माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बार अपॉन R इनिशियल। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको अपन इधर ला सकते हैं, इसको उधर ला सकते हैं, और उसमें से आप G कैपिटल M स्मॉल m कॉमन ले लो, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लिया, बचा कितना 1 अपॉन R इनिशियल या R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्वेश्चन आएंगे कि 2R से 3R में, 4R से 5R में, या सरफेस से कैपिटल R से सरफेस से 2R में, या सरफेस से 2R से सेंटर से 3R में, ऐसे तो जो दे रखा है उसको प्रॉपर वे में ध्यान देना। फिर स्मॉल r क्या है यहाँ पर, ये सेंटर से उसकी डिस्टेंस है, तो वस्तु को ट्रांसफर करना हो तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन यही है कि अगर वस्तु के स्थान पे सैटेलाइट हो, कोई उपग्रह हो, तो उपग्रह के पास तो एनर्जी कौन सी, मैकेनिकल है, उसके पास काइनेटिक भी है, उसके पास पोटेंशियल भी है। तो वहां पे तो आपको जब किसी पहले ऑर्बिट से दूसरे में ट्रांसफर करना है तो उसको मैकेनिकल जो चेंज हो रहा है उसके बराबर आपको देनी पड़ेगी एनर्जी। तो वहां पे देखो मैकेनिकल में उसमें क्या अंतर है, तो छठे वाले में आपको बस है तो वही खेल, परंतु उसमें आप करना है E फाइनल माइनस बेटा जी E इनिशियल, और वो कितनी होती है G m1 m/2, ये भी 2 होता है, तो बस 2 का डिफरेंस है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो प्रश्न उठने से पढ़ना पहले कि हम किसी वस्तु को किसी उसकी ऑर्बिट बदल रहे हैं या हमें किसी उपग्रह की कक्षा को बदलना है। क्लियर? अच्छा, फिर पॉइंट है 7वां पॉइंट जो है उस पे नीट और जी मैन खास तौर से बहुत शानदार प्रश्न पूछ रहा है। उसमें यह है कि हमारे पास पृथ्वी की सतह पे मान लो एक स्मॉल m द्रव्यमान का कोई ब्लॉक पड़ा है, और उसको हमें क्या करना है, उसको अर्थ की सरफेस से ऊपर ले जाकर के फिर उसको उपग्रह बनाना है। तो उसके लिए कितनी हमें आवश्यक ऊर्जा चाहिए वो आपसे पूछा है। तो पहले बस सरफेस पर है, उसके पास एनर्जी है ओनली पोटेंशियल रेस्ट में है, तो माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल R, वो उसके सरफेस पे एनर्जी है। जब ऊपर चला गया तो उसके पास एनर्जी, क्योंकि आपको उसको ऊपर ले जाना भी है और फिर उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड भी करनी है, दोनों काम करने पड़ेंगे, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी आएगी। तो उसमें आप क्या करेंगे, देखो उसमें आपका काम रहा कि जो W ये आवश्यक ऊर्जा उसका मान कितना है, ध्यान दे बेटे, उसकी E फाइनल माइनस E इनिशियल। अच्छा, E फाइनल कितनी बेटा, उसकी E फाइनल कितनी हुई उसको देखें भाई, तो E फाइनल है आपका माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2R, क्योंकि उसके पास एनर्जी कौन सी आनी चाहिए, मैकेनिकल। फिर माइनस इनटू माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बाई
कैपिटल आर। ये सरफेस भी उसके पास इनिशियल तो उसके पास ओनली एक वस्तु थी पड़ी थी, उसको अपन क्या कर रहे हैं ऊंचा पे ले जाकर के उपग्रह बना रहे हैं। तो इससे अपन सॉल्व करेंगे तो देखो ये प्लस हो गया, ये आपका माइनस है, इसमें से मैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम ये कॉमन ले सकता हूं, तो ये बना आपका 1/r माइनस का 1/2r। और इस पे खूब सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल 7 का 4 है, सॉरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप देख लेंगे। एग्जाम्पल 30 है वो आप देख लेंगे, बी का 4, बी का 5, बी 11 ये क्वेश्चन है। और जी मेन वाले क्वेश्चन जो 19 और 20 वाले हैं उनको तो मैंने आप बताया था, उसकी वीडियो सॉल्यूशन आपके यूट्यूब चैनल में पड़े, उनको वहां से देख लिया करो ना, बहुत अच्छे से उनको शूट करके दे रखा है, तो वो आप वहां कर लेंगे। अब एग्जाम्पल ले रखा है कि फ्रॉम सरफेस टू 2r, सरफेस 2r तक ले जाना है और वहां उसको उपग्रह बनाना है, तो कितनी ऊर्जा आपको चाहिए। तो मान लो इस क्वेश्चन करें अपन, जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r है, इस बदलाव नहीं करना, माइनस का 1/2r, r क्या बेटा जी 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4r हो गया, तो 1 माइनस 1/4 तो 3/4 हो गया, तो 3/4 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये आपका सारा पोर्शन हो गया भाई। अच्छा अब देखो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सोल्ड एग्जाम्पल 12, ये इसकी पूरी कहानी खत्म है। अब मैं एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ले रहा हूं और वो है सोल्ड एग्जाम्पल 12। वहां आपको दे रखा है कि स्मॉल एम मास और 2m मास ये परस्पर मान लो डी दूरी पे रखे हुए हैं और आपको इनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसका बनाना है, ईजी और स्मॉल आर का, और एक है वीजी और स्मॉल आर का। एक तो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तीव्रता का और एक विभव का और आर का। अब देखो हमने जो मूल बिंदु होता है, जैसे मान लो ये मान लो पार्टिकल है, इस पार्टिकल से इस बिंदु पर ईजी कितना होता है बेटा जी, ये ईजी जो अपन पढ़ते हैं वो है gm/r का स्क्वायर। तो r की 0 होने पर ईजी कितना अनंत है और r अनंत होने पर ईजी कितना शून्य है। अब ईजी तो दिशा होती है, इसका कोई वैसे विशेष प्लस माइनस का रोल नहीं होता। और अगर अपन वीजी देखें तो वीजी कितना है माइनस का gm/r। अब वीजी में तो माइनस का अपना रोल है, अब r की 0 होने वीजी कितना इन्फिनिटी है। तो जो पॉइंट मास होते हैं उनके समीप वाले बिंदुओं पर तो ईजी आपका अनंत है और नेगेटिव है, ठीक है। और ईजी भी कितना है, ईजी दोनों ही अनंत है। तो क्या करें सबसे पहले कि ग्राफ बनाना है, तो पहले ये देखो कहीं इसका शून्य मान तो नहीं है, तो m और 2m के होने पर आपको जानकारी है कि इनके बीच न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो यहां से इस दूरी पे मान लो न्यूट्रल पॉइंट है r1 दूरी पर, तो ये हो गया आपका r2 डिस्टेंस। में ग्राफ यहां बना रहा हूं, तो ग्राफ में इस बिंदु पे eg 0 है। उसके बाद देखो कि इस स्मॉल m, यदि इस स्मॉल m को यहां मान लो, इसको मैं 2m मान लूं, इस स्मॉल m के पास यहां eg अनंत है, पर इस बिंदु पे eg है कि इस तरफ ध्यान दें आप, इस बिंदु पे eg अनंत है और इसके पास है नेगेटिव x में ग्राफ नीचे बनेगा, यानी माइनस का नेगेटिव है। और इसके पास यहां अपन देखें eg इस तरफ है यानी प्लस में है, तो है तो अनंत ही पास के बिंदु पर, परंतु प्लस में है, तो यहां ग्राफ इस वाले भाग में कैसा प्लस वाला अनंत वाला होगा। फिर अपन जानते हैं कि इस ग्राफ जो बेसिकली होता है क्या है, r बढ़ने से ग्राफ यूं बनता है, इसका भी ग्राफ यूं ही बनता है, पर ये तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव बनेगा ये। बस ग्राफ ये है, इनको सब शिफ्ट करना है, इनको शिफ्ट करना है। कैसे देख लो आप, तो इसके इस तरफ यहां बिंदु, इस तरफ ये है कैसा ग्राफ प्लस अक्ष में, तो ग्राफ इसका बनाओगे तो ग्राफ इसका तो ये बन गया। बस मान लो इसकी ग्राफ बनाना हो 2m का, आप यहां पॉइंट ले लो एक, इस पॉइंट पे इजी किस तरह बताओ, इस तरफ नेगेटिव एक्स में है तो माइनस इन्फिनिटी होगा और फिर घटेगा, ये लो। बीच वाले में यहां 0 है, अभी माइनस की इन्फिनिटी। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इसका इफेक्टिव है, देखो यहां इस पॉइंट पे इजी इसका भी है इसका भी है, पर इस वाला ये पास में, मान लो ये जस्ट पास लेता हूं, इसका तो अनंत है, इसका कुछ है पर नॉन जीरो है, तो इसका अनंत हुआ ना ये अनंत, पर किस तरह पर देखो, इस तरह पर प्लस अक्ष में है, प्लस अक्ष में तो ग्राफ कैसा बनेगा ऊपर, प्लस मतलब प्लस इन्फिनिटी। बस ये देख लो कि इसमें इजी वाले में तो बस इसके पास देखा करो हमेशा। दो काम कर लो इजी, पहले जीरो कहां पर है वो फिक्स कर दो, उसके बाद देखो कि इसके पास यहां, इसके पास यहां, इसके पास यहां, इसके पास यहां कैसा है, इसके पास यहां दाईं तरफ तो प्लस का इन्फिनिटी बना दो, यहां इसके यहां पर बाईं तरफ माइनस बना दो, ग्राफ यहां बनना है और यहां जीरो होना है, तो ग्राफ ये बना। इस वाले में यहां अनंत है, ग्राफ ये बन गया, बस ये ग्राफ इसका बन जाएगा दो द्रव्यमानों के समूह के लिए। अच्छा अब देखो इसमें ग्राफ वीजी का बना है, वीजी जो होता है तो दो कणों का वीजी मान लो अपन कहीं भी ज्ञात करेंगे, अनंत के अलावा कहीं पर भी शून्य संभव नहीं है, क्योंकि वीजी तो माइनस माइनस के होते हैं, तो दो कणों का वीजी
कभी भी जुड़ करके समीप के बिंदुओं पे शून्य संभव नहीं है। शून्य होने के लिए दो मान है वो कैसे होने चाहिए, एक प्लस का एक माइनस का, या एक ऐसा हो दो समान दिशा में और दो कैसे समान परिमाण की और विपरीत हो तो शून्य पॉसिबल है। क्लियर? तो ये बात हमने यहां देखी। अब देखो भाई, ये सारा केस आपने डील कर लिया। अब हम देखें यहाँ पर वीजी का, वापिस वही बात, यहाँ इस बिंदु पे कैसा है, इसके पास अनंत तो है पर किस तरफ है, नेगेटिव में अनंत है। यहाँ भी बस इस पॉइंट पे नेगेटिव में अनंत ही है, यहाँ भी नेगेटिव में अनंत ही है, यहाँ भी नेगेटिव में अनंत ही है। और फिर घटना है, ग्राफ इनका तो फिक्स है, ये बनेगा, परंतु तो बीच वाले में क्या बनेगा, यहाँ तो अनंत है, यहाँ भी अनंत, अब अनंत अनंत है, बीच वाले बिंदु पे इसका कुछ वैल्यू है, ग्राफ ये यू बनेगा। देखो ग्राफ कभी इससे ऊपर नहीं बनता, वीजी हमेशा नेगेटिव होता है। ये ग्राफ दोनों आप इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय सीएलसी।